वेलकम टू प्रभास शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है प्रभास शर्मा क्लास में। और आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बुक के एक्सरसाइज हम कर ही रहे थे। तो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ज़रा एक बार देखते हैं। इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज़। इसमें मतलब बताया गया है कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया है, जैसे जैसे हमारी सदियाँ सेंचुरीज़ आगे बढ़ी, तो हिंदुस्तान का मतलब कैसे कैसे चेंज हुआ है। स्टूडेंट्स, वीडियो में भी हमने समझा था कि 13वीं सेंचुरी में हमारे मिनहाज ए सिराज एक क्रॉनिकलर्स आए थे जो कि पर्शियन थे। उन्होंने अपने हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था और ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे। तो इन्होंने अपने हिंदुस्तान को बताया कि वो वाला एरिया जो हमारा पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो जितना भी सारा एरिया आता है वो सारा हिंदुस्तान में आएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट इसमें बोल रखा है ये। हाँ, सेकंड पॉइंट भी हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि 14वीं सेंचुरी में हमारे अमीर खुसरो आए, उन्होंने हिंद वर्ड यूज़ किया गया था। और हिंद वर्ड जो है कल्चर के लिए यूज़ किया गया है। कल्चर कह सकते हैं कि जब टाइम पीरियड चल रहा था, तो इस दौरान ये एक वो वाला एरिया जिस एरिया से हमारे इंदस रिवर बहती है, हम कह सकते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया और पाकिस्तान वाला एरिया जहाँ से हमारे इंदस नदी, सिंधु नदी जहाँ से बहती है, उस वाले एरिया को इन्होंने नाम दिया हिंद। और बिल्कुल सिंध को हिंद बोलते थे और इसी से ही हमारा हिंदुस्तान नाम आ गया। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जहाँ से इंदस रिवर हमारी जाती है उस वाले एरिया को भी ये अमीर खुसरो जी ने हिंदुस्तान का नाम बता दिया। क्योंकि पहले अंग्रेज़ इंदस हिंद को हिंद बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे। तो जो लोग जहाँ पर जो रहते थे लोग, तो वही एरिया को यहाँ पर हिंदुस्तान नाम दे दिया। शायद 16वीं सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो 16वीं सेंचुरी में हमारे बाबर आए। ठीक, बाबर का भी हम टाइम समझ लेते हैं। 1526 से वो अपने इब्राहिम लोदी को हराकर 1530 तक इन्होंने राज किया, एडी तक। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 16वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान का बताया कि जो भी जोग्राफ़ी है हिंदुस्तान की, क्योंकि उन्हें यहाँ की दिल्ली की सर्दी अच्छी भा गई थी, तो मैंने अपनी वीडियो में बताया कि उनकी जोग्राफ़ी, जो भी हमारी फ्लोरा फोना है हमारे देश की, या जो भी हमारा कल्चर है जिससे लोग जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, उस सब को इन्होंने हिंदुस्तान नाम दे दिया। फिफ्थ पॉइंट हमें ये बताता है, अर्लियर द टर्म हिंदुस्तान नेवर कैरिड द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएटेड विद टुडे, बट नाउ इन दिस टर्म्स यूज्ड फॉर नाउ डेज इंडिया। पुराने टाइम पर हम कह सकते हैं कि हमारे सबके अलग अलग मतलब थे, अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग लोगों ने हिंदुस्तान का मतलब निकाला। पर आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है और हम आज के टाइम पर इंडिया को, पैन इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया को ही हम हिंदुस्तान नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुराने टाइम पर अलग अलग मतलब हुआ करते थे और आज के टाइम पर भी अलग मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमसे, स्टूडेंट्स, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ द जातिज रेगुलेटेड। अभी जाति क्या है? जाति बिल्कुल वही हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी छोटी छोटी पुराने टाइम पर जब हमारा जनपद वाला जब टाइम चल रहा था, तो हमारे छोटे छोटे जनपदों में डिवाइड हो गया था हमारा एरिया, तो उस टाइम पर जातिज भी रेगुलेट किया करते थे। वही जातिज आगे जाके भी परफॉर्म करने लगी। आइए अब इस जातिज में आता क्या है, कैसे कैसे रेगुलेशन होता है, जानते हैं। बोल रखा है, द अफेयर्स ऑफ द जातिज वर रेगुलेटेड बाय द असेंबली ऑफ द एल्डर्स विच वर नोन एज द जाति पंचायत इन सम एरियाज। कह सकते हैं कि जो उस एरिया की जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया करता था, ठीक, वो एक बड़ा इंसान ही परफॉर्म किया करता था, क्योंकि बड़े इंसान को ही बुद्धिमान ज़्यादा माना जाता था, बुज़ुर्ग को। और वो बुज़ुर्ग जो था एक असेंबली कराता था, उस असेंबली को बोल जाते थे पंचायत, जाति पंचायत। ठीक, तो ये थी जो इंसान, जाति कह सकते हैं कि हमारा एक एरिया जहाँ पर जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। और उस टाइम पर एक बड़ा इंसान असेंबली करता था, सभाओं को जोड़ता था, और उस सभा को बोला जाता था यहाँ पर जाति पंचायत। सेकंड पॉइंट में बताता है, जातिज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज टू कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जातिज के खुद के रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे, कानून हुआ करते थे। ठीक, तो अपने हिसाब से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। जैसे इनके खुद के नियम कायदे कानून हुआ करते थे, तो अपनी एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म किया जाता था। जातिज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस गवर्न बाय द चीफ्टेन। कह सकते हैं कि जो भी इस विलेज का जो चीफ हुआ करता था, तो उन सब के रूल्स को भी इसको फॉलो करना पड़ता था वहाँ के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल अंपायर मीन।
पैन रीजन एम्पायर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जरा जान लेते हैं। द टर्म पैन रीजन एम्पायर मीन्स द एम्पायर विच वर स्पैनिंग द रीजन विच वॉज expanded to a larger area or regions like dynasty of Chola, खिलजी, तुगलक एंड मुगल्स। कह सकते हैं कि पैन एम्पायर रीजन एम्पायर वो बोल रखा है कि जितने भी टाइम पर हमारे तरह तरह की डायनेस्टीज आती गई, चाहे वो चोला रीजन क्यों ना हो, खिलजी वंश क्यों ना हो, या तुगलक डायनेस्टी या मुगल डायनेस्टी क्यों ना हो, तो इस टाइम पर जितने भी एरिया में इन्होंने राज किया है तो वो सारा एरिया साम्राज्य राज्य पर राज किया है, तो साम्राज्य ही इनका पैन रीजनल एम्पायर हो गया। तो अगर हम पैन रीजनल एम्पायर की बात करें तो इनका कह सकते हैं कि हमारा पूरा दिल्ली वाला इलाका, कश्मीर और सारा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, और चोलास की बात करें तो पूरा साउथ इंडिया, तो ये सारे हमारे इन राजाओं ने इस एरियाज़ पर ये राज करते थे और इन्हीं को ही पैन रीजन एम्पायर बोला जाता था। पैन रीजन एम्पायर में हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा इंडिया का एरिया आ जाता था, साथ में पाकिस्तान भी आ जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कैसा है, कहता है कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज डज द हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जब हमारे हिस्टोरियंस को कह सकते हैं कि एनालाइज कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, तो उन्होंने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ा। सबसे पहला बोल रखा है कि देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्रिप्ट्स कॉपीज मैन्यूस्क्रिप्ट बाई हैंड विच वर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। पुराने टाइम पर देखो कोई हमारे पास मशीन तो हुआ नहीं करती थी, तो स्क्रिप्ट्स यानी कि जो हमारे ऐसे राइटर्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा करते थे, तो वो कुछ कॉपी बना लिया करते थे, तो उन हाथों से लिख लिया करते थे, तो वो पढ़ने में बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। उनकी राइटिंग्स को समझ पाना और पढ़ना बहुत ही कह सकते हैं कि मुश्किल से भरा काम था। दूसरी बात इसमें यह भी बताई गई है कि ड्यूरिंग द कॉपिंग स्क्रिप्ट्स ऑल इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस इन द वर्ड्स और सेंटेंस विच ग्रू ओवर द सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कभी कभी ऐसा करते थे कि कुछ कुछ चेंज कर दिया करते थे, जैसे किसी की कॉपी बना रहे हैं, वो कोई एक होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो राजा के टाइम पर चल रहा है, एक उसकी कॉपी बनाई जा रही है, तो उसने जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे थे कुछ का इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में या फिर कुछ और चेंज करके लिख दिया करते थे, ठीक है, जिससे कि उनका काम भी आसान हो जाए। तो ऐसे से जब हर इंसान इसको स्क्रिप्ट्स को चेंज करेगा, आगे जाके हमारी ये बोल देते हैं, आगे जाकर हमारे बहुत सारी कॉपीज़ बनेंगी, तो वो सारा चेंज आता रहेगा, दूसरा इंसान भी उस जो चेंज किया गया उसको और चेंज कर देगा। ऐसे करके जितने स्क्रिप्ट्स इनको ऑल ओवर द सेंचुरी में इन कॉपीज़ बनाई जाती थी, तो अच्छा खासा चेंज, काफ़ी ज़्यादा चेंज किया जाता था, आ जाता था, तो जिससे कि उनको ओरिजिनल आइडेंटिटी को पता लगा पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था कि एक्चुअल में काम हुआ क्या था, हिस्टोरिकल एक्टिविटी कौन सी अकर की जाती थी, क्योंकि वो अपने हिसाब से चेंज कर लिया करते थे। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम भरा काम था, मुश्किल भरा। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर रेयरली फाउंड टुडे, सो एज दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्रिप्ट्स। ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स ढूंढना बहुत ही प्रॉब्लम से भरा हुआ काम है, क्योंकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हमें इस टाइम पर मिल ही नहीं पाएंगे। जो पुराने टाइम पर स्क्रिप्ट्स ने कॉपीज़ बना ली, उन्हीं को ही रीड करके, उन्हीं को ही पढ़ के हमें आगे हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखे जाते थे, आगे उनको हम अपनी हिस्ट्री में पॉइंट्स जोड़ा करते थे जो भी इन्होंने स्क्रिप्ट्स बनाए हैं, क्योंकि वो एज अ टाइम बीतते वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह भी सब बेकार हो जाती थी, डिकम्पोज हुआ कर जाती थी। फोर्थ पॉइंट हमें बताता है हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्जन्स ऑफ सम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। कभी कभी हिस्टोरियंस को इतना ऐसा पढ़ना पड़ता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स के वर्जन्स को कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि ऑथर एक्चुअल में ओरिजिनल लिखना क्या चाहता है। तो वो ऑथर की सेंस को भी समझते थे कि ऑथर ने इन वर्ड्स को, इन एक्टिविटीज़ को किस सेंस में यूज़ किया है और वो क्या हमें बताना चाह रहा है इन मैन्यूस्क्रिप्ट से, जो कि डुप्लीकेट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी। तो ये डिफ़िकल्टीज़ इस टाइम पर फेस की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देख लेते हैं। हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो। हमारे हिस्ट्री पास्ट को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्या उन्हें प्रॉब्लम हुआ करती थी, आइए ज़रा जानते हैं। हमारे के हिस्ट्रिकल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो पीरियड है वो हमारे इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखते हुए, सोशल सिचुएशंस को देखते हुए, फैक्टर्स को देखते हुए, और ना जाने कितने वो एलिमेंट्स को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिससे कि हमारा पुराना इतिहास जो है, भूतकाल जो है, पास्ट जो है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम हमारे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो ये सारी क्या है, हिस्टोरियंस ने ही डिवाइड किया है इनको,
अपने हिसाब से, सोसाइटी, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखकर। सबसे पहला दे रखा है, द हिस्टोरियन फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज टाइम इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द सोशल इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ और बिलीव्स। हिस्टोरियंस कह सकते हैं कि पुराने टाइम पर बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स, मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अलग अलग टाइम पर कह सकते हैं कि सोशल इकोनॉमिक सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना, कैसे कैसे हमारे आइडियाज़ ट्रांसफॉर्म हुए, चेंज हुए, किस टाइम पर क्या चेंज लाया गया, तो उस टाइम को इन्होंने डिवाइड करने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन लंबी चल रही है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन कम हो गई हमारी। तो इन सब का बैलेंस, सामंजस्य बना पाना बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ काम था। सेकंड पॉइंट से बोल रखा है, देयर फॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन शोज हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। तो हर हिस्टोरिकल यूनिट्स को ऐसी नहीं हुआ करती थी कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हर हिस्टोरिकल यूनिट्स, हर हिस्टोरिकल इवेंट्स या पास्ट में जो भी कोई भी एक्टिविटीज अकर की गई हैं, घटी हैं जो भी घटनाएं, उन सब को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सिचुएशंस में कैसे फिट बिठाना है, तो इन सब के लिए उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था और हिस्टोरियंस ने ऐसे पीरियड को डिवाइड किया। थर्ड पॉइंट हमें बोलता है, मॉडर्निटी आल्सो कैरीज अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मॉडर्निटी जैसे जैसे आधुनिक टाइम हमारा बढ़ता गया, तो मटेरियल प्रोग्रेस होने लग गई, चीज़ों में भी, वस्तुओं में भी चेंजेस हमें, डेवलपमेंट्स देखने को मिला, और साथ में इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमानी में भी हमें आने लगी। लोगों के आइडियाज़ चेंज होने लगे, आइडियाज़ आने लग गए भी, हम इस तरह से भी अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बदलता गया, जैसे बोलते हैं, जैसे इंसान को बुद्धि जब ही आती है जब वो कुछ ना कुछ चेंज या इनोवेशन करने की कोशिश करता है, तो ऐसे ही लोगों ने भी इनोवेशंस करने की ट्राई की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडर्निटी में भी मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स देखने को मिला है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट हमें बताता है, द स्टडी ऑफ द टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स व्हिच पीरियड पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये स्टडी हमें ये भी बताती है कि पुराने टाइम पर जितने भी बड़े बड़े पीरियड्स को इन्होंने सेगमेंट्स में बांट दिया। कह सकते हैं कि कोई राजा का हमारा पीरियड चल रहा है, आने अलग अलग तरह के राजा आने लग गए, तरह तरह की डायनेस्टीज़ होने लग गई, तो उन्होंने क्या किया कि उन सारे पीरियड्स को सेगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो छोटे छोटे पार्ट्स उन्होंने टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दिया, और वो टाइम ही आगे जाकर हमारा क्या है, हिस्ट्री का डिवाइडेशन बताता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 10 तक अपना मामला ख़त्म किया है। आगे चलकर हम अपना एक्स्ट्रा वर्क कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे प्रभात शर्मा क्लास के साथ बने रहें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।